मिस्टर हाइकर की हालत बेहतर नजर आ रही थी, लेकिन वो अब भी खामोश थे। मुझे नजदीक देखकर मोरना ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर खामोश हो गई। उसने सोचा होगा कि मैं खामखा उससे बददिल हो जाऊंगा। उसकी तसल्ली किसी भी तौर पर मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है, बस एक रवादारी का मामला है। यूं भी उसने महसूस कर लिया होगा कि मैं उसके हुस्न जमाल से मुतासिर नहीं हूं और इस तरह भी उसके जाल में नहीं फंस सकता। बहरहाल वो खामोश रही। इब्तिदा में मेरी उससे दिलचस्पी की वजह दूसरी रही थी, लेकिन अब मैं इस ख्याल को जहन से खुरच कर फेंकना चाहता था। किसी और तरफ जहन उलझाने की बजाय अगर मौजूदा मामलात में पूरी दिलचस्पी ली जाए तो बेहतर है। खौफजदा और हरासा मुसाफिरों की बेबस निगाहें हमारा जायजा ले रही थी। वो हमारे चेहरों से अपना मुस्तकबिल पढ़ना चाहते थे। मैंने मुस्कुराते हुए उन सबको मुखातिब किया। कहा, मैं आप लोगों के चेहरों पर परेशानी और खौफ के आसार देख रहा हूँ। ऐसा क्यों है? एक आवाज उभरी, क्या हम इन बर्फपोश पहाड़ों से जिंदा बच कर निकल सकेंगे? मैंने कहा कि आप तैयारे के इस खौफनाक हादसे से जिंदा बच सकते थे। आपने देखा कि आपके बाहर निकलते ही तैयारा किस तरह गहराइयों में जा गिरा था। क्या उस खौफनाक हादसे से बचना मुमकिन था? खौफजदा शख्स ने कहा, मैं समझ नहीं सका। मैंने कहा, जिन लोगों को तैयारे के इस हादसे में हमसे बिछड़ना था वो बिछड़ गए। जो जिंदा बच गए हैं वो जिंदगी की शदीद तरीन सऊबतों से गुजरते हुए यहाँ तक आ पहुंचे हैं। रास्ते में उन्हें गैबी इमदाद मिली है, ग़िज़ा, तेल और दूसरी चीजें। आप इससे इनकार कर सकते हैं। वो बोला, नहीं, ये एक हकीकत है। मैंने कहा, तो फिर इस हकीकत को भी जहन में रखें कि जब तक जिंदगी है आप लाखों सऊबतों के बाद भी जिंदा रहेंगे, और जब मौत आएगी तो आपकी एयर कंडीशनड ख्वाबगाह भी उसे नहीं रोक सकेगी। उस शख्स ने कहा, तुम्हारा कहना दुरुस्त है। मैंने कहा, तो फिर बर्फ के इन वीरानों में जिंदा दिली से कहे लगाएं। मौत के खौफ से जिंदगी को अजाब बनाने से क्या फायदा? मेरे इन अल्फाज से बहुत से चेहरे पुरसुकून हो गए। एडलर के चेहरे पर अलबत्ता तंज के आसार थे। मेरी निगाह उस पर पड़ी तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बाज लोग अपनी बेजा ख्वाहिशात के हुसूल में नाकामी के बाद हालात को मजीद पेचीदा बनाने के ख्वाहां होते हैं। उनकी ये कोशिश मुस्बत नहीं होती। आपको खौफ और दहशत में मुब्तला करने वाले आपके दोस्त नहीं हो सकते। उनकी बातों पर तवज्जो न दें। एडलर नफरत से मुंह बनाकर वहां से हट गया। पुल के दूसरी तरफ पुरस्रार खामोशी छाई हुई थी। उनकी तमाम सरगर्मियां यकलख्त थम गई थीं और यकीनन उन पर भी दहशत तारी थी। न जाने क्यों वो इस कदर खौफजदा हो गए थे। मैं तो इसे भी गैबी इमदाद ही समझता था। पुल का टूट जाना भी हमारी जिंदगियों की हिफाजत का जामिन था, और अगर गौर किया जाता तो ये भी खुदाई इमदाद थी। पुल की मुरम्मत का काम रुक गया था। ये सूरत हाल ज्यादा देर नहीं रही। दफतन दूसरी तरफ से बेतहाशा फायरिंग शुरू हो गई। इस फायरिंग की शिद्दत से हमारे लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो लोग किस कदर खौफजदा और खिसियाने हो गए हैं। उनकी इस फायरिंग से चट्टानों के जर्रे और छोटे बड़े पत्थर टूटकर फजा में उड़ रहे थे। वो कोई निशाना लेकर फायर नहीं कर रहे थे, बस अंधाधुंध गोलियां जाया कर रहे थे। मैंने उस मौके पर लोबो और फ्रेड से दूर रहना मुनासिब नहीं समझा। इस खौफनाक फायरिंग के दौरान में अगर उन्होंने जुम्बिश भी की तो उनके जिस्मों में लातादाद सुराख हो जाएंगे, और कोई भी ऐसी अहमकाना कोशिश कर सकता था। मैं पेट के बल रेंगता हुआ उन दोनों के पास पहुंच गया। लोबो और फ्रेड मुतमईन थे। मैंने कहा, अगर तुम लोग थक गए हो तो ड्यूटी बदल दी जाए। फ्रेड हंसने लगा। बोला, लोबो जैसे दिलचस्प आदमी को आप मेरे साथ रहने दें मिस्टर अली, तो मैं कम से कम 24 घंटे बगैर थके ये ड्यूटी अंजाम दे सकता हूँ। मैंने पूछा, क्या वाकई? लोबो ने कहा, खुद मिस्टर फ्रेड बेहद जिंदा दिल इंसान है। फ्रेड ने कहा, आप मुतमईन रहें मिस्टर अली। अव्वल तो हमें यहाँ देर ही कितनी हुई है, और फिर ये सब कुछ इतना मुश्किल भी नहीं है। वैसे हमारे लिए और कोई हिदायत हो तो? मैंने कहा, नहीं, फिलहाल इसी में हमारी बका है कि हम उन्हें पुल की मुरम्मत से रोकें। अगर वो दोबारा पुल की तरफ बढ़ें तो तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। सिर्फ एक फायर, एक कामयाब फायर। बदहवास दुश्मन के लिए फिलहाल एक ही फायर काफी है। उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगाड़ देना जरूरी है, और उसी में हमारी कामयाबी पोशीदा है। दुश्मन को ज़ेर करने का सबसे जबरदस्त तरीका यही है कि उसके आसाब कमजोर कर दो। लोबो ने कहा, ओके चीफ, हमारे पास भी एमुनिशन की कमी नहीं है, बशर्ते कि वो लंबी कुर्बानी देने पर आमादा हो जाएं। मैंने कहा, उस वक्त तक हम कोई मुनासिब बंदोबस्त कर चुके होंगे। और एक बार फिर मैं पेट ही के बल खिसकता हुआ अपनी जगह वापस आ गया। सब एक ही जगह बैठे हुए थे। दूसरी तरफ से फायरिंग रुक गई थी। गालिबन उन्हें अपनी हिमाकत का एहसास हो गया था। शाम होने लगी थी। फजा पर मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। माइकल ने कहा, मेरे ख्याल में खासा वक्त गुजर चुका है। उन लोगों की तवील खामोशी के बारे में आप लोगों की क्या राय है? ऑस्टिन ने कहा, सिर्फ ये कि दुश्मन को सोचने का मौका मिल गया है। उसने अपने खौफ और अपनी बौखलाहटों पर काबू पा लिया है। एमुनिशन जाया करने की बजाय अब वो हमारे बारे में गौर कर रहा है। जैक्सन बोला, और ये बात हमारे हक में बेहतर नहीं है। अगर उसने हमारे बारे में कोई फैसला कर लिया तो नुकसान हमारा है, क्योंकि हम निहत्ते हैं।
मैक बोला, इसमें कोई शक नहीं है, मैं रात के बारे में सोच रहा हूँ। रात को वो लोग यकीनन पुल की मुरम्मत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी तमाम तर कामयाबी इसी पर मुनहसिर है कि वो पुल की मुरम्मत कर लें। अभी तक हमारे नजदीक पहुंचने में ये पुल ही माने रहा है। जैक्सन बोला, तुम्हारा ख्याल है वो रात को पुल की मुरम्मत करने की कोशिश करेंगे? मैक बोला, हाँ, इसी का इम्कान है। जैक्सन बोला, लेकिन क्या रात की तारीकी इस काम में माने नहीं होगी? मैक ने कहा, मुमकिन है उन्होंने इस बारे में कुछ सोच लिया हो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी काम में अगर वक्त मिल जाए तो फिर उसकी खामियां दूर कर ली जाती हैं, जबकि इस दौरान में हमने कुछ नहीं किया। उन्होंने जख्मी होकर जरूर सोचा होगा हम कामयाबी के नशे में चूर हैं। मैंने कहा, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ मैक। मैक ने कहा, रात होने से कबल हमें भी कुछ जरूर सोचना चाहिए, वरना हम नुकसान उठा जाएंगे। मैंने कहा, मसलन हम क्या कर सकते हैं? ऑस्टिन बोला, हम यहाँ से दूर भी निकल सकते हैं। हम अपनी उस पनाहगाह में ऐसी रोशनी कर दें जिससे दुश्मन को इत्मीनान हो जाए कि हम यहाँ मौजूद हैं। चुनाचे वो अपनी कोशिशों में मसरूफ रहे और इस दौरान में हम यहाँ से दूर निकल जाएं और बाद में वो हमें न पा सकें। माइकल ने कहा, नहीं मिस्टर ऑस्टिन, अव्वल तो रात की तारीकी में इन अजनबी बर्फानी रास्तों पर हमारा सफर मौत का सफर होगा। सुबह तक हम में से कुछ लोग जिंदा नहीं बच सकेंगे। दूसरी बात यह है कि हमें रास्ते का इल्म भी नहीं है। दरिया के दूसरी तरफ पहुंचने का अगर और कोई रास्ता होता तो वो लोग हमसे कबल उस तरफ चले जाते और हमारे सरों पर पहुंचने में कामयाब हो जाते। ऐसी शक्ल में हम कहाँ जा सकते हैं? माइकल ताईद तलब निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने गहरी सांस लेकर गर्दन हिला दी। बात ऑस्टिन की समझ में भी आ गई थी। वो थोड़ी खुजाने लगा। उसने कहा, फिर इस बारे में कोई आखिरी फैसला जरूरी है। मैंने कहा, मिस्टर ऑस्टिन, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि हमारे कुछ दुश्मनों ने हमारे खिलाफ साजिश की। एक पायलट को उन्होंने अपने जाल में फांस कर तैयारा उस बर्फानी इलाके में उतारने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद जो हालात हुए आप सबके इल्म में हैं। हम में से कोई नहीं जानता कि किसकी वजह से ये आफत हम सब पर नाजिल हुई। मुमकिन है वो शख्सियत तैयारे के हादसे में मर चुकी हो और अब हमारे दरमियान मौजूद ना हो, लेकिन दुश्मन अभी तक उसकी तलाश में है। बहरहाल कुछ भी है, हमारी जिंदगियां खतरे में हैं और अगर वो पुल उबूर कर चुके होते तो अब तक हमारा वजूद ना होता। हमारी तमाम तर कोशिश इस बात पर सर्फ होनी चाहिए कि वो टूटे हुए पुल की मुरम्मत न कर सकें। अगर हम यहाँ से आगे बढ़कर दूसरे रास्ते तलाश करने की कोशिश करें तो कौन कह सकता है कि कहाँ पहुंचे। इस दौरान में दुश्मन पुल की मुरम्मत करके बिलाखिर दरिया उबूर कर ले और फिर अचानक ही अकब से हम पर आ पड़े। क्या ख्याल है आप लोगों का? एडलर की जहरीली आवाज उभरी। हम जैसे अहमकों को भी कुछ बोलने की इजाजत है? सबकी गर्दनें उसकी तरफ घूम गईं। मैग होंठ भींच कर बोला, फरमाइए। एडलर बोला, मेरी राय है कि उन लोगों को पुल तामीर करने का पूरा मौका दिया जाए। माइकल ने पूछा, बहुत खूब, क्या आपकी ये राय होशमंदाना है? एडलर ने कहा, 100%। माइकल ने कहा, भला वो किस तरह? एडलर बोला, आपके या मिस्टर जैक्सन के कहने के मुताबिक वो हम सब के दुश्मन नहीं है, बल्कि कोई एक शख्सियत जिंदा या मुर्दा ऐसी है जिसकी उन्हें तलाश है। फिर हमें उनसे दुश्मनी मोल लेने की क्या जरूरत है? ज्यादा से ज्यादा वो अपनी मतलूबा शख्सियत को गिरफ्तार या हलाक कर लेते, हम सब पर तो मुसीबत ना आती। माइकल ने पुरजोश लहजे में कहा, इससे ज्यादा मकरूह फेल और कोई नहीं होता मिस्टर एडलर, और इससे ज्यादा जलील बात और कोई नहीं है जो आपने की है। जो लोग जिंदा हैं वो सब एक दूसरे के साथ ही हैं। इसके अलावा आप कैसे कह सकते हैं कि वो दूसरों को माफ कर देते? उन्होंने किसी एक शख्सियत के लिए एक पूरा तैयारा तबाह करके अपनी पस्त ज़हनियत का सबूत दे दिया था, और मैं दावे से कहता हूं कि अगर वो पुल उबूर करके इस तरफ आ गए तो हम में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जैक्सन ने आंखें निकाल कर कहा, बेहतर यह है मिस्टर एडलर कि आप अपनी जबान बंद रखें, वरना आपके सिलसिले में जो राय कायम कर ली गई है उस पर अमल कर लिया जाएगा। एडलर नफरत से होंठ सुकोड़ कर रह गया। उसके बाद उसने कुछ कहने की कोशिश न की। जैक्सन ने कहा, हाँ, तो बात रात की तारीकी की हो रही थी। मुमकिन है वो किसी तरह इस तारीकी से फायदा उठाने की कोशिश करें, इसलिए हमें भी रात के लिए कोई माकूल फैसला करना होगा। माइकल ने पूछा, मसलन? मैंने उनकी गुफ्तगू में दखल देते हुए कहा, मेरे जहन में एक तजवीज है। मैं उसी सिलसिले में गौर करता रहा था। सबके रुख मेरी तरफ हो गए। मैंने कहा, पुल का खतरा ही दूर कर लिया जाए तो क्यों ना हम बचे कुचे पुल को भी आग लगा दें। बहुत सी आवाजें उभरी, भला वो किस तरह? मैंने कहा, मुझे इस मुहिम का इंचार्ज बना दिया जाए, मैं ये काम अंजाम दे लूंगा। फिलहाल बस ये गौर कर लिया जाए कि ये कोशिश किसी तौर मौसर रहेगी या नहीं। माइकल ने कहा, न सिर्फ मौसर बल्कि इंतहाई कारामद होगी। ऑस्टिन ने कहा, तो फिर मुतफिका तौर पर मिस्टर अली को इंचार्ज बना दो। कई आवाजें आईं, हमें मंजूर है और हमारी तमाम तर खिदमात मिस्टर अली के लिए हैं। उसी वक्त पुल के निगरान मोर्चे से लोबों की सीटी सुनाई दी। कोई खास ही बात थी। ये सीटी इशारा थी। चुनाचे में माइकल और जैक्सन सीने और घुटनों के बल उधर चले, जिसकी हमें अब खूब मशक हो गई थी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिबी चट्टानों के पीछे झलक रहा था।
और मशरकी पहाड़ों की चोटियों पर एक मशहूर कुन नजारा जन्म ले रहा था। बर्फानी चोटियां ढलती हुई धूप में पिघले हुए सोने की कठालियां बन गई थीं और उनके अतराफ में सुनहरा शुआई हाला बन गया था। हम उस जगह पहुंच गए जहां लोबो वगैरह पोशीदा थे। लोबो ने सरगोशी के आलम में कहा, हमारे दोस्त फिर जाग रहे हैं। मैंने गर्दन जरा ऊपर उठाकर पुल की तरफ देखा। वो लोग वाकई पुल की मुरम्मत के लिए शदीद बेचैन थे। इतनी देर खामोश रहकर उन्होंने न जाने क्या अंदाजा लगाया था। बहरहाल अब वो फिर मसरूफ अमल हो गए थे। कई आदमी हाथों में लंबे लंबे तख्ते और रस्से संभाले पेट के बल रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। टूटे हुए पुल से उनका फासला कम होता जा रहा था। मैंने लोबो के हाथ से राइफल ले ली। दूसरी तरफ फ्रेड भी संभल गया था। मैंने उसे टोक दिया, नहीं मिस्टर फ्रेड, अभी पिस्तौल की गोलियां महफूज रखें। फ्रेड ने मुझसे इत्तेफाक किया, गुड, बात दुरुस्त है। मैंने निशाना लेकर फायर किया। रेंगते हुए आदमी रुक गए। उन्होंने फायर का शिकार होने वाले को खाको खून में तड़पते हुए देखा और दूसरे ही लम्हे वो तख्ते वहीं फेंककर हाथों और पैरों के बल भागे। दूसरा फायर भी जरूरी था ताकि हर बार 2 अफराद की तादाद कम होने का एहसास बाकी रहे और वो पुल की तरफ बढ़ते हुए कम से कम 2 आदमियों की जिंदगी से जरूर मायूस रहें। ये नफ्सियाती हरबा था, क्योंकि इस तरह उनमें से कोई आगे बढ़कर पुल की मुरम्मत के लिए खुद को पेश नहीं कर सकता था। चुनाचे भागते हुए लोगों में से एक पर मैंने दूसरा फायर किया। गोली ने उस शख्स की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और वो गेंद की तरह उछल कर गिरा। उस दूसरे फायर ने मजीद खलबली मचा दी थी। 1-2 जो ज्यादा दूर नहीं गए थे और वहीं जमीन से चिमटे हुए थे, वो भी उठकर भागे और पुल खाली हो गया। जैक्सन ने तारीफी लहजे में कहा, बड़ा सही निशाना है। माइकल ने मुतमईन लहजे में कहा, मेरे ख्याल में अब ये कई घंटे तक पुल का रुख नहीं करेंगे। सूरज गुरूब हो गया था और उसके साथ ही सर्दी पड़ने लगी थी। अंधेरा तेजी से चारों तरफ फैल रहा था। जरा सी देर में ये हालत हो गई कि हाथ को हाथ सुझाई न देता था। आसमान पर गहरी धुंध छाई हुई थी। यूं लगता था जैसे बर्फबारी होगी। मैंने अपने काम के लिए लोबो, जैक्सन और मैग को साथ ले लिया था। माइकल और फ्रेड बदस्तूर उसी चट्टान पर जमे हुए पुल की निगरानी कर रहे थे। हम लोग भी चट्टान से कुछ ज्यादा फासले पर नहीं थे। लोबो ज़हनी तौर पर मुझसे ज्यादा करीब था, इसलिए मैंने उसे चट्टान से हटाकर अपने साथ ले लिया था। जरा सी देर में उसने 1 और 1.5 किलो वजनी पत्थरों का बड़ा जखीरा जमा कर लिया और फिर हमने प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया। उसके लिए फटे पुराने कपड़े और तकरीबन 3-3 फुट लंबी रस्सियों का बंदोबस्त भी किया गया था। चीथड़े बड़ी मजबूती से उन पत्थरों पर लपेटे गए और फिर उन पर रस्सियां बांधी गईं। स्टव जलाने के लिए तेल के बर्तन हमारे पास मौजूद थे। मैंने उन्हें उसी जगह मंगवा लिया। दफतन मैग की सरगोशी उभरी, अली, मैं तुम्हारा प्रोग्राम समझ गया हूँ। क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओगे? मैंने कहा, क्या मतलब? उसने खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शुरू ही से मेरा और माइकल का ख्याल है कि तुम आम इंसान नहीं हो। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, ये वक्त इन बातों का नहीं है मैग। ये बताओ मेरी ये तरकीब कारगर हो सकती है या नहीं? मैग ने कहा, जरूर होनी चाहिए। इन लोगों को। उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि दफतन फजा में अजीब सी आवाज फैल गई। हम चौंक पड़े। चंद लम्हे के लिए तो समझ में ही नहीं आया कि ये कैसी आवाज थी। मैंने फ्रेड को आवाज दी, यस मिस्टर अली। मैंने पूछा, ये आवाज कैसी थी? फ्रेड बोला, कुछ पता नहीं चलता मिस्टर अली, गालिबन वो फरार हो रहे हैं। उन्होंने ट्रकों के इंजन स्टार्ट किए हैं। फिर सब कुछ समझ में आ गया। पुल के दूसरी तरफ से रोशनियों का सैलाब उमड़ आया था। ये ट्रकों और जीपों की रोशनियां थीं जो पुल का अहाता किए हुए थीं। गालिबन उन्हें भी पुल के बारे में खदशा था और उनका ये खदशा बेसबब नहीं था। वही होने वाला था जो उन्होंने सोचा था, लेकिन मेरे जहन में जो था उसका अभी मेरे करीबी साथियों को भी इल्म नहीं था। फ्रेड की आवाज दोबारा मेरे कानों में उभरी। वो मुझे पुकार रहा था, मिस्टर अली, मिस्टर अली। मैंने कहा, क्या बात है फ्रेड डियर? हमें बातें करने में कोई खतरा नहीं था। हमारी आवाज किसी कीमत पर उनके कानों तक नहीं पहुंच सकती थी। फ्रेड बोला, ट्रकों की रोशनी में वो कोई और सरगर्मी दिखाने वाले हैं। खासी भाग दौड़ हो रही है। मालूम होता है वो किसी और मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। मैंने कहा, 1 मिनट फ्रेड, और बंदरों जैसी फुर्ती के साथ चट्टान पर चढ़ गया। दर हकीकत वो लोग नए अज़्म और नए हौसले के साथ आगे आए थे। रोशनी में पुल के दोनों सिरे साफ नजर आ रहे थे और वो लोग तेजी से इधर उधर घूमते फिरते साफ दिखाई देते थे। मैंने कहा, वाकई ये लोग बड़ी सरगर्मी से काम कर रहे हैं। मकसद पुल की मुरम्मत के अलावा और कुछ नहीं होगा। फ्रेड ने कहा, लेकिन ये बेखौफी और बेजिगरी ताजुब खेज है। रोशनी में वो साफ नजर आ रहे हैं और हम बआसानी उनका निशाना ले सकते हैं, बजाय इसके कि वो खामोशी से कुछ करने की कोशिश करते। इस तरह अलल ऐलान काम करना क्या मानी रखता है? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मुमकिन है उन्होंने सुकून से बैठकर इस बारे में सोचा हो। फ्रेड ने कहा, क्या मतलब? मैंने कहा, भाई साफ जाहिर है, अक्ल से काम लेते तो पहले ही अंदाजा कर सकते थे।
हवाई जहाजों के सफर मुसल्लाह होकर नहीं किए जा सकते। उस एक आदमी डायर के अलावा किसी के पास पिस्तौल नहीं था। उन्होंने आखिरकार अंदाजा लगा लिया होगा कि हमारे पास ज्यादा असलहा नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा वो पिस्तौल या फिर उनके हलाकशुदा साथियों की राइफलें। फ्रेड बोला, गुड, यकीनन ऐसी ही बात है, लेकिन मैंने इशारा किया, ओह वो देखो। फ्रेड उस तरफ देखने लगा। 2 आदमी हाथों में तख्ता उठाए पुल की तरफ बढ़ते नजर आए। पुल के करीब आकर वो औंधे लेट गए और आहिस्ता आहिस्ता आगे सरकने लगे। फ्रेड बेचैन होने लगा। फायर नहीं करेंगे मिस्टर अली? मैंने कहा, नहीं फ्रेड, अभी नहीं। तुम इनके इरादों को भांप रहे हो या नहीं? वो बोला, नहीं, मैं नहीं समझ सका। मैंने कहा, इन्हें वाकई अकल आ गई है। पहले वो पुल की बाकायदा मुरम्मत के चक्कर में लगे हुए थे, लेकिन अब उन्होंने सोचा है कि सिर्फ चंद तख्ते जोड़कर वो बाआसानी खला को फलांग सकते हैं। उनकी तादाद भी काफी है और वो पूरी तरह मुसल्ला हैं, जबकि हम निहत्ते। इस तरह वो हम पर आसानी से काबू पा सकते हैं। फ्रेड ने गहरी सांस लेकर कहा, खुदा की पनाह, बिल्कुल ठीक अंदाजा है। मैंने कहा, अगर ये अकल उन्हें दिन में ही आ जाती तो शायद अब तक खेल खत्म हो चुका होता। फ्रेड फिर बोला, गोली नहीं चलाएंगे मिस्टर अली? मैंने कहा, नहीं फ्रेड, प्लीज जल्दबाजी से काम न लेना। मैंने चट्टान से नीचे छलांग लगा दी। नीचे तमाम तैयारियां मुकम्मल थी। गोल पत्थरों पर चीथड़े बंधे हुए थे और साथ ही 4 साढ़े 4 फुट लंबी रस्सियां थीं। वो अच्छी तरह तेल में डुबोए गए थे। तयशुदा प्रोग्राम के तहत एक स्टव जला लिया गया और फिर मैंने एक गोले की रस्सी पकड़कर चीथड़ों को आग दिखा दी। उसके बाद उसे घुमाने लगा। फजा में आग का एक दायरा गर्दिश करने लगा। अच्छी तरह घुमाने के बाद मैंने रस्सी छोड़ दी और जोर से चीखा, माइकल, निशाना देखना। फ्रेड और माइकल के हलक से जोरदार आवाजें निकली। गोला ठीक पुल पर गिरा है, टूटे हुए हिस्से के इस तरफ। वाह, वो लोग इस हिस्से की आग भी नहीं बुझा सकते। दरमियान में खला है। मैंने कहा, होशियारी से दोस्तों, बेख्तियार उठने की कोशिश मत करना। वो लोग खिसियाने होकर गोलियों की बारिश करेंगे। मैंने फिर दूसरा गोला उठा लिया। गोलियों की तादाद 100 के करीब थी। लोबो ने भी इस बार मेरी तकलीद की थी। मैंने कहा, निशाना सिर्फ अंदाजे से लिया जा सकता है लोबो, लेकिन इनमें से एक भी गोला जाया नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमारे पास आखिरी हथियार है। लोबो ने कहा, फिक्र मत करो मास्टर। 2 और गोले पुल के उसी हिस्से पर पड़े। फिर जैक्सन भी हमारे साथ शामिल हो गया। माइकल को ये खेल इतना दिलचस्प लगा कि वो भी अपनी जगह से नीचे कूद आया और जलते हुए गोलों का खेल खेलने लगा, जिसने दुश्मन को दहला दिया था। उनके पास पुल के उस दूसरे हिस्से में आकर आग बुझाने का कोई जरिया नहीं था और सूरत हाल खतरनाक से खतरनाक तर होती जा रही थी। मैंने जब देखा कि मेरे साथी अब इस खेल में मशाक हो गए हैं और कामयाबी से अपना काम कर रहे हैं तो मैं राइफल संभाल कर चट्टान पर आ गया। फिर एक दिलचस्प मंजर आंखों के सामने आ गया। माइकल चट्टान से नीचे उतरते ही उस खेल में शरीक तो हो गया था, लेकिन उसका अंदाजा जरा सा गलत हो गया। उसके फेंके हुए तमाम गोले पुल के दूसरे हिस्से पर गिर रहे थे। यही नहीं, माइकल कुछ और पुरजोश हुआ तो कई गोले दूसरी तरफ खड़े हुए ट्रकों पर जा गिरे और ट्रकों पर लगे हुए कैनवस ने आग पकड़ ली। उनके पास खड़े हुए आदमियों के कपड़ों में भी आग लग गई थी और जलते हुए बदन नाचते नजर आ रहे थे। उनके पास आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं था। ट्रकों की आग बढ़ती जा रही थी और वो दीवानों की तरह भाग दौड़ कर रहे थे। दफतन किसी ट्रक के पेट्रोल टैंक ने आग पकड़ ली और वो फट गया। शोलों के साए में एक शख्स कोई 20-25 फुट फजा में बुलंद हुआ और फिर जमीन पर आ गिरा। हौलनाक धमाके से इर्द गिर्द की चट्टानें लरजने लगी। आग और धुएं का मुहीब शोला आसमान की तरफ लपका और जलता हुआ पेट्रोल दूर तक बिखर गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।